हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी को अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहले नंबर अध्याय को डिटेल से पढ़ेंगे। लोग ये है एनसीईआरटी का इतिहास का यानी विश्व इतिहास का पहला नंबर अध्याय। शुरू करते हैं पहले नंबर अध्याय का। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ये जो चैप्टर दिया गया है यही चैप्टर सेम टू सेम बिहार बोर्ड में तीसरे नंबर अध्याय में दिया गया है। याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में इसको कितने नंबर अध्याय में दिया है, तीसरे नंबर अध्याय में दिया गया। शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है 14 जुलाई 1789। एक्चुअली में 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने अपने राजा के खिलाफ में पूरी तरह से आवाज़ उठाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उस दिन जो है उन्होंने एक बास्तिल का किला था, वो कि एक्चुअली में वो जेल था, उसको बास्तिल का दुर्ग या बास्तिल का किला भी कहा जाता है, उसको उन्होंने तोड़कर उसमें जो कैदी थे उनको रिहा कराए। इस तरह उन्होंने राजा के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठा दी और ख़ुद को स्वतंत्र करने का फ़ैसला ले लिया। ठीक है, गणतांत्रिक देश लागू करने का फ़ैसला ले लिया। यही कारण है कि 14 जुलाई को ही आज भी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नीचे जी अब यहाँ पर लिखा है 7,000 मर्द थे, है ना, 7,000 मर्द थे टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, बास्तिल के किला को तोड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें दी गई है, वो सारी चीज़ें आपको बता ही दिया। नीचे जी यहाँ लिखा हुआ है कि 1774 में यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज का पूछ रहा है, फ्रांसीसी समाज क्या थी, कैसे थी। तो 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा बनता है। तो याद रखिएगा, लुई 16वां जो है राजा कब बना, 1774 में। किस वंश का था, तो बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, कौन था, तो लुई 16वां। उम्र इसकी कब थी, मतलब कितने एज में इसने राजगद्दी संभाला, तो 20 साल का मात्र था। कितने साल का, 20 साल का। इसकी शादी हुई, तो इसकी शादी जो है कहाँ पे हो रही है, कहाँ की किससे हो रही है, तो इसकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है भैया, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मेरी एंटोइनेट, उनसे शादी इसका हो रहा है। और ये लोग दोनों के दोनों पति पत्नी फिजूल खर्ची में एक नंबर के आगे थे, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ में इनको इंग्लैंड से बड़ा खुन्नस था, इंग्लैंड से इनकी दुश्मनी थी। ठीक है, इंग्लैंड का कब्जा था यानी ब्रिटेन का कब्जा था किन पे, अमेरिका पे कब्जा था। अमेरिका में था 13 उपनिवेश। चूँकि ये एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए चीज़ें अमेरिका के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है। जबकि बिहार बोर्ड को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें पहले अमेरिका की क्रांति दिया है, यानी पहले नंबर चैप्टर में भौगोलिक खोजें दिया गया कि कैसे दुनिया की खोज हुई, और दूसरे नंबर चैप्टर में दिया है कि कैसे अमेरिका में क्रांति शुरू हुआ, अमेरिका को लोग अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश किए, अमेरिकी क्रांति कैसे हुई, और उसमें फ्रांस के क्या मदद रहा। जैसे फ्रांस का सेनापति लाफाइते जो है पूरी तरह से मदद किया अमेरिका में, अमेरिका को आज़ाद करने में। और वही लाफाइते जब पहुंचा अपने देश फ्रांस में, तो फ्रांस की यानी अपने देश की जनता को भी भड़काना शुरू किया कि जैसे अमेरिका स्वतंत्र होकर गणतांत्रिक देश लागू हो चुका है, वहाँ पर जो संविधान बन चुका है भारत में, ये अपने देश फ्रांस में भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर गणतांत्रिक देश लागू होना चाहिए। ठीक है, कौन बोल रहा था, लाफाइते बोल रहा था, जो कि फ्रांस का सेनापति था। और साथ ही साथ फ्रांस जो है ना अमेरिका से दुश्मनी लेने के लिए या अमेरिका से टेंशन की वजह से, ब्रिटेन की दुश्मनी की वजह से अमेरिका का साथ दिया। किसका साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है। और इस साथ देने की वजह से क्या हुआ, उसकी 10 अरब लिबरे बर्बाद हो गई। अब ये लिबरे क्या है, तो फ्रांसीसी मुद्रा है। पहले फ्रांस की मुद्रा को लिबरे कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, फ्रांस की मुद्रा को लिबरे कहा जाता था। तो 10 अरब लिबरे पैसा जो है बर्बाद कर दिया। किस लिए, अमेरिका को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, किसके लिए, 10 अरब लिबरे। अब ये जो पैसा जो है ना कर्ज में इसके सर पर लगा गया, क्योंकि इसके पास पैसा था नहीं। अब ये इतना ज़्यादा पैसा ले लिया कि इसके ऊपर कर्ज हो गया, 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। और पहले से इसके ऊपर 2 अरब लिबरे और ऑलरेडी कर्ज था, यानी कि टोटल इसके पास 12 अरब लिबरे जो है कर्ज हो गया। किसके पास, फ्रांस के पास में कर्ज हो गया। अब फ्रांस के जो राजा था उसने सोचा कि भाई साहब इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए। 10 अरब लिबरे अमेरिका को स्वतंत्र करने में खर्च कर दिए, 2 अरब लिबरे जो है पहले से हमारे मुड़ी पर कर्ज था, टोटल मिला के 12 अरब लिबरे कर्ज हो गया। अब इसको सधाए कैसे जाए, तो सधाने के लिए एकमात्र तरीका उसने सोचा कि आम जनता में 10% टैक्स को और बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ब्याज क्या करते और भी बढ़ा देते हैं। अब आम जनता पूरी तरह से भड़क गई कि भाई तू फालतू के काम कर रहा है, हम टैक्स क्यों अपना दे ज़्यादा बढ़ा के। ठीक है, अब जनता क्यों भड़क रही थी, जनता का क्या प्रॉब्लम था, है ना,
जनता इसलिए भड़क रही थी कि जनता में 3 तरह के ग्रुप बटे हुए थे जिन्हें स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट। इन तीनों स्टेट में सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था, वो भी एक टैक्स नहीं, 2-2 तरह का टैक्स देना पड़ता था। यानी कि 2-2 तरह का टैक्स कैसे थे सब बताऊंगा, आगे आइए, नीचे आइए। तो कितने तरह के स्टेट थे? 3 तरह के स्टेट वगैरह बटे हुए थे, ठीक है। पूरी जनता तबाह थी। अब यहाँ पर स्टेट दिया गया, इसको समझा देता हूँ पहले। यहाँ देखिए, प्रथम स्टेट में क्या थे? पादरी थे। पादरी मतलब क्या होता है? जैसे पंडित होते हैं, जैसे मौलाना होते हैं, उसी तरह ईसाइयों में पादरी होते हैं, चर्च के जो हेड वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के थे, है ना। कुलीन वर्ग या इसी को नोबेलिटी या इसी को अभिजात्य वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह हो जाएंगे, है ना, राजा के दरबार में जो बड़े बड़े अधिकारी हो जाएंगे, वो सब कुलीन वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तीसरे स्टेट में व्यवसायी थे, यानी व्यापारी थे, है ना, बिजनेसमैन थे, अदालत के कर्मचारी थे, वकील वगैरह थे, है ना, किसान थे, कारीगर थे, छोटे किसान, भूमिहर, मजदूर और नौकर वगैरह थे तीसरे स्टेट में यानी कि, है ना, यानी राज दरबार को छोड़कर बाकी अन्य लोग जो, है ना, दरबार से जो बाहर के लोग थे वो सब तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि ज़मीन जितना भी था ना, जितना भी भूमि था, जितनी भी ज़मीन था, उस ज़मीन को अगर ध्यान से देखा जाएगा, मतलब कि फ्रांस की जितनी भी ज़मीन थी उस ज़मीन का 40% ज़मीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, है ना। कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी के कुछ विशेष अधिकार मान्यता थी, है ना। जन्मजात मान्यता प्राप्त था। क्या मान्यता प्राप्त? मतलब कि उनको क्या छूट थी, है ना। तो प्रथम स्टेट के लोगों को या कुलीनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो राजा जो टैक्स लेता था ना, वो पादरी से नहीं लेता था, कुलीन से भी नहीं लेता था, सिर्फ किन से लेता था? तीसरे स्टेट वाले लोगों से लेता था, ठीक है। तीसरे स्टेट में जो भी लोग हैं उनसे टैक्स लेता था। और राजा ही नहीं लेता था, राजा के अलावा पादरी भी टैक्स लेता था। पादरी भाई कैसे टैक्स लेता था? तो पादरी जो है ना, वो मंदिर में पूजा करने के लिए, मतलब कि चर्च में पूजा करने के नाम पर वो टैक्स लेता था, मतलब धार्मिक कर लेता था। धार्मिक कर पादरी लेता था, प्रशासनिक कर जो है वो राजा लेता था, ठीक है। अब 2 तरह का टैक्स आम जनता को देना पड़ता था, जो कि आम जनता थी तीसरे स्टेट में, और बाकी ऊपर के 2 स्टेट वाले लोगों को ना टैक्स देना था, ना कोई टेंशन था, जबकि उल्टे में इनको पकड़ पकड़ के पीटना भी था, ठीक है। आ गया जी, नीचे आइए। यहाँ पर अब जो 10 पर मतलब कह रहा है क्या कि यहाँ पर 90% की बात कर रही कि तीसरी स्टेट थी। इसका मतलब क्या बता रहा है? मतलब क्या है कि 10% जनता ही प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट में थी। यानी कि पादरी और कुलीन को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या जो है मात्र 10% ही थी, और बाकी 90% लोगों की संख्या कौन से लोग थे? तो वो लोग थे तीसरे स्टेट में। और ज़मीन का बंटवारा देखिएगा तो 40% ज़मीन पर अधिकार इन 10% लोगों के पास था। यानी कि, है ना, 10 आदमी को मान के चलिए कि 40 को सामान मिला, ठीक है। 40 को सामान, मतलब 40 को सामान दे दिया कि आप बांट लीजिए 10 आदमी मिल के, ठीक है। और 90 आदमी को सामान बांटने के लिए 60 को दिया गया कि 60 को सामान लीजिए और 90 आदमी बांट लीजिए। तो फ़ायदा किसको है? वो 10 वाले आदमी को फ़ायदा है, क्योंकि उनको तो 40 को मिला ना जी, और वो बांटेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो 40% ज़मीन जो है वो किनको मिला? उनको मिला 10% वाले लोगों को, जो कि पादरी और कुलीन थे। 60% जो हिस्सा था वो किनको मिला? 60% हिस्सा में जो 90% जनसंख्या वाले लोग थे उनको मिला, ठीक है। जो कि ये तीसरे स्टेट के जो छोटे लोग थे, यानी आम जनता थी तीसरे स्टेट वाली, उनको मिला था, ठीक है। आगे चलिए। अब 2 तरह के टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 2 तरह का टैक्स लोग आम जनता को देना पड़ता था। वो दोनों तरह के टैक्स के बारे में पिछले एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। वो टैक्स कौन सी है? तो टाइड और टाइल है। कौन है भैया? टाइड और टाइल है, ठीक है। इसी को, है ना, तीथे या टाइड और टाइल को याद करने का तरीका यहाँ देख, इंग्लिश में लिखा है तीथे और टैल है, ठीक है। तीथे और टैल है। अब तीथे क्या है? एक धार्मिक कर है, और टैले क्या है? एक राजा जो है इन लोग से डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर लेता था, डायरेक्ट रूप से। तो डायरेक्ट रूप से लेने वाला कर जो था वो था टैले, ठीक है, ये राजा लेता था। जबकि तीथे जो है ये धार्मिक कर था, ये पादरी लेता था।
अब इन दोनों को याद करने का तरीका कैसे है कि भैया कौन जो है धार्मिक कर है, कौन जो है प्रशासनिक कर है या प्रत्यक्ष कर है, कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा, तिथि से याद रखिए माथे, यानी माथा टेकने के लिए आपको, चर्च में माथा टेकने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। तो तीथे से माथे याद रखिएगा। तो तीथे को हिंदी में टाइट भी दिया हुआ है, टाइट भी दे सकता है एग्जाम में, और दिया भी था। नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश की तरफ ध्यान दीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन दोनों, कभी कभार नहीं, हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन दोनों पढ़े, जब नहीं समझ आए तब। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ रहा है, और ना कि क्वेश्चन क्या है ऑप्शन में आंसर हमें नहीं मैच कर रहा है, हमारे मतलब समझ नहीं आ रहा है, तब इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़े, ठीक है। जिस क्वेश्चन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो उसी को सिर्फ हिंदी पढ़ के, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश पढ़ के आगे बढ़ जाए, वरना जिस पे थोड़ी भी डाउट हो रही है हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, दोनों का, ठीक है। तो तीथे यानी कि क्या है, तीथे से माथे याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा धार्मिक कर। टहले से याद रखिए टहलने, यानी कि देश में टहलने के लिए राजा लेगा आपसे टैक्स, उसको टाई लिया, टैले टैक्स कहा जाएगा। साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, जो कि लिब्रे, जो अभी बता रहे थे कि फ्रांस की जो लिब्रे थी उसको 1794 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हटा गया लिब्रे को, है ना। लिब्रे जो सिक्का थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद देखेंगे आगे में, तो अगर पूछे क्वेश्चन कि वर्तमान समय में फ्रांस की मुद्रा क्या है, लिब्रे तो पहले था जिसको हटा दिया गया 1794 में। लिब्रे जो सिक्का थी, जो पैसा था, जो मुद्रा था, उसको हटा दिया गया। अब जो है कौन सा चलता है वहाँ पर मुद्रा, तो यूरो चलता है। कौन चलता है, यूरो, ठीक है। अब यहाँ स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट में क्या लिखा हुआ है, तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। मतलब कि एक तरह समझिए कि लोगों का हैसियत के हिसाब से उनको बांट दिया गया था, लेवल बाय लेवल। एक लेवल था कि प्रथम स्टेट में कौन रहेगा, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन रहेंगे, तो उनके हैसियत के हिसाब से बांट दिया गया था। पादरी कौन है, तो चर्च के विशेष कार्य को करने वाला व्यक्ति, यानी कि पुरोहित हो, पंडित हो, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, पादरी कहलाएंगे, चर्च के पुरोहित, ठीक है। टाइड क्या था, तो टाइड मैं बोला कि अभी टाइड को हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो तीथे हो जाएगा, यानी कि चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर है, ठीक है। यह कर कृषि की उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम में ये नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है कि पूछ दे। टाइड यानी तीथे जो है, कितना टैक्स के रूप में कितना लिया जाता था, तो उपज का 10वां हिस्सा यानी 1/10 के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन में दे देगा 1/10, 1/9, है ना, 1/6, तो 1/10 हो जाएगा। टाइड के रूप में लिया जाता था, यानी कि तीथे के रूप में। अब टाइल जो है यानी टैले के रूप में सीधे राजा को अदा करने वाला जो कर था, राजा यानी राजा डायरेक्ट लेता था, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट करता। आगे आ जाइए, समझ आ गया। अब जीने का संघर्ष क्या है, फ्रांस की जो जनसंख्या थी 1715 में, यानी कि जब लुई 16वां से पहले भी 2.3 करोड़ थी। कितना थी, 2.3 करोड़। और 1789 में, जबकि 1789 जब ये बास्तिल के किला पर हमला हो रहा है ना, तो उस समय फ्रांस की जो संख्या थी 2.8 करोड़ था। यानी 1715 में 2.3 करोड़ और 1789 में 2.8 करोड़ हो गया था, ठीक है। नीचे आइए। अब इस जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, देखिए, जिस देश का जनसंख्या तेज़ी से बढ़ता है, अगर उस देश में सही ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था और हर तरह की व्यवस्थाओं को ढंग से नहीं चलाया जाएगा, तो देश धीरे धीरे बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, इन सब चीज़ों से जूझने लगता है। इन सभी चीज़ें की धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होने लगती है। सेम वही हुआ फ्रांस में। फ्रांस की जो राजा था वो एक तरह से निरंकुश राजा था, मतलब कि बकलोल टाइप का था, है ना, और अपनी शान शौकत और अपनी ऐश आराम में पूरी पैसे को बर्बाद कर देता था। बिना फैसले कहीं भी मदद करने चल जाता था, कहीं कुछ भी कर देता था, ठीक है। जैसे कि उसने अमेरिका की मदद किया और कर्ज पे कर्ज लदवा लिया, ठीक है, अपने सर के ऊपर, ठीक है। 12 अरब लिब्रे जो है कर्ज लदा गया फ्रांस के ऊपर में। इस कारणों से देश की संख्या तो बढ़ते जा रही थी, और इस कारणों से क्या हुआ कि देश की जनता में धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगी। टैक्स की वजह से लोगों की आर्थिक जीवन खराब होने लगी, लोगों का मनोबल टूटने लगा।
अब इस कंडीशन में लोगों के तरफ से एक तरह से लोगों का एक मूड बन गया था अपने राजा का विरोध करने का, ठीक है, एक संघर्ष करने का एक तरह से मूड बन चुका था लोगों का। सिर्फ अब मतलब लोगों के मन में पूरी तरह से ये चीज़ें घर बना ली थी कि अब जो है अब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। सिर्फ एक चिंगारी की देरी थी और वो चिंगारी आगे लगेगा। कैसे लगेगा बताऊँगा। अब यहाँ जीविका संकट मतलब क्या है, मतलब जीने के लिए भी कुछ ना उपज हो पाए तब जीविका संकट कहा जाएगा। यानी कि इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं, इतना भी चीज़ें हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, जीने के लिए भी कुछ कर सके, तब उसको कहा जाएगा भैया ये क्या है, जीवन संकट चल रहा है, ये जीविका संकट चल रहा है, ठीक है। अनाम मतलब क्या होता है, जिसका नाम मालूम ना हो उसको अनाम कहेंगे। आ गया जी। यहाँ लिखा हुआ है कि इस क्रम में क्या हुआ था कि फ्रांस में जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो जैसे दार्शनिक भी अपनी अपनी तरफ से जिनको जैसे हो पाया उन्होंने जनता को जागरूक करने की कोशिश किया कि भाई राजा का यही हाल रहेगा तो जनता जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बर्बाद होते जाएगी और जनता को ये लोग पूरी तरह से खा जाएगा। सब कौन, राजा और जो पादरी है, कुलीन जो लोग हैं, ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था से लेकर फ्रांस के राजा के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। बड़े बड़े लोग जो थे या ना, मध्यम वर्ग में जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपने तरफ से जिनको जैसे हो पाया उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। जैसे जॉन लॉक थे, जया जॉक थे, रूसो थे, ये सब क्या थे, दार्शनिक थे। इन्होंने अपने दर्शन से लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया, ठीक है। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, अब यहाँ से क्या मिलता है कि लॉक जो था, यानी कि ये जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक का जो प्रकाशन है, जो ने क्या लिखा था, तो उसके लिखा था टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, जॉन लॉक की रचना है। उसने उसमें क्या बताया, राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किया। यानी राजा अपने आप को देवता मानता है, इस चीज़ बात का खंडन किया कौन, जॉन लॉक ने अपनी रचना में, ठीक है। इनकी रचना का नाम याद रखिएगा। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में सामाजिक अनुबंध का आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो क्वेश्चन पूछेगा, सरकार को विकेंद्रीकरण करने की बात किसने कहा, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा। उसने कहा कि सरकार अपनी शक्ति को 3 भागों में बांट दे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, जो वर्तमान में हमारी जो पार्लियामेंट है इसी व्यवस्था से ही कार्य करती है, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू का विचार था। इससे क्या होगा कि शक्ति एक जगह रहती है ना, यानी शक्ति अगर केंद्रीकृत हो जाती है तब देश की सत्ता ठीक से नहीं चलता है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ये बोला कि भाई सब प्रशासनिक व्यवस्था को बांट दीजिए। रूसो ने क्या कहा, रूसो ने कहा कि भाई समाज के सब लोगों के साथ में लेके चलिए। जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक ने कहा कि राजा को अपनी देवी शक्ति जो है मतलब कि अपने आप को देवतुल्य मानना और ये चीज़ों को निरंकुश विचार रखना, इस सब चीज़ों पर सुधार लाना चाहिए। इस सब चीज़ों को उसने खंडन किया, ठीक है। आ गया जी। जब जो अमेरिका जो था ना, ये अमेरिका का 13 उपनिवेश जो खुद को स्वतंत्र करके यानी आज़ाद घोषित करके एक स्वतंत्र देश जब बन गया, तब ये सभी देशों के लिए एक तरह से मॉडल की तरह काम किया, रोल मॉडल की तरह काम किया, मतलब कि लोगों को प्रेरणा मिला इससे। आ गया जी। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने 1787 और 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की यात्रा निम्न में से किस अंग्रेज ने किया और कब किया, तो आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज था जो 1787 से 89 के बीच में फ्रांस में क्या किया, फ्रांस की यात्रा किया। जहाँ पाएंगे तो अब क्रांति की शुरुआत देखेंगे। कहानी समझ आ रहा है कि कैसे कैसे लोगों का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अब क्रांति की शुरुआत देखिए। यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसको बताता हूँ मैं। स्टेट जर्नल के राजनीतिक संस्था थी
स्टेट जनरल क्या था भाई, राजनीतिक जो कि राजनीतिक संस्था थी। हुआ क्या, राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल क्या था भैया, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें जिसमें क्या था भैया, तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट के अपने अपने क्या आते थे, प्रतिनिधि आते थे, और उनके साथ बैठकर मीटिंग होता था। प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट के सभी लोगों से मिलकर कोई भी कानून लागू करना रहता था, टैक्स बढ़ाना हो या घटाना हो या जो भी कुछ करना हो, तो ये सभी लोग मिलकर फैसला लेते थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या था, प्रथम स्टेट से 300 लोग आते थे, दूसरे स्टेट से 300 लोग आते थे, और तीसरे स्टेट से लोग आते थे, वो आते थे 600 लोग आते थे। टोटल मिला के कितने हो गए, 1200 हो गए। अब राजा को कोई फैसला लेना पड़ता था, तो उसमें से 600 लोग जिसके तरफ फैसला दे देते थे, यानी जिस फैसला पर मोहर लगा देते थे, मात्र 600 प्रतिनिधि, तो वो क्या होता था, वो कानून लागू हो जाता था, या जो भी नियम है वो लागू हो जाता था। अब ये बताइए, शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रथम स्टेट के लोग पादरी थे जो खुद भी टैक्स लेते थे, तो क्या वो किसी भी तरह के राजा के नियम कानून का खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दूसरे स्टेट के लोग जो थे, कुलीन जो थे, उन्हें टैक्स नहीं देना था, तो क्या वो राजा टैक्स बढ़ाए या कुछ भी करे उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको भी तो फायदा है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर 1200 लोगों में से 600 लोगों का ही वोट चाहिए था राजा को कोई भी कानून लागू करने के लिए, और वो 600 लोग प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट के 300 से पूरा हो जाता था, ठीक है। यानी कि तीसरे स्टेट जो 600 प्रतिनिधि बैठे थे उनका कोई काम नहीं था, बिना मतलब के बैठाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए। ये बात तीसरे स्टेट के लोगों को पसंद नहीं आया। तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि अब जो है ऐसे नहीं चलेगा, हम सब की मर्जी होनी चाहिए इन सभी चीज़ों में, इन सभी घटनाओं में, वरना कोई भी कानून या कोई भी चीज़ लागू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी गई है। 1774 इसमें क्या है, लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। उस समय उसकी सरकारी खजाना खाली हो चुका था, प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। 89 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ, यानी स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ, और उसी समय तीसरे स्टेट लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली का गठन किया। बास्तिल पर हमला बोलते हैं। देहात के किसानों का विद्रोह हुआ। 1791 में क्या हो रहा है कि सम्राट की शक्तियों का अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। तो संविधान फ्रांस में कब बनाया जाता है, 1791 में। 92 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जोकोबियन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस का डायरेक्टरी का शासन चलता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप में विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब ये जो घटना दिया गया ना, इस सभी घटना के बारे में आगे पढ़ना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना का सिर्फ नाम दे दी, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें सब लोग ये 74 वाला पढ़ लिए लो, 89 वाला अभी पढ़ेंगे लो, जस्ट अभी पढ़ ही रहे लो इसको, ठीक है। आइए यहाँ नीचे देखिए, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तो याद रखिएगा इसी को हिंदी में देता सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसकी किताब थी, रूसो का था, ठीक है। रूसो का पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा। उसने क्या कहा, उसने प्रस्तुत किया था, क्या मिसाल प्रस्तुत किया था, तो उसने कहा था कि भाई साहब कि यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसमें मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताना शुरू कर दिए। मतलब कि रूसो क्या किया था, वो बोला कि भाई समाज के सभी वर्गों को, लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी फैसलाओं को सुनना चाहिए। अगर समाज का कोई एक वर्ग यानी तीसरा स्टेट अगर मना कर रहा है ये कानून लागू होने से, तो उसको रोक देना चाहिए था, ठीक है। तीसरे स्टेट के लोग भी यही मांग कर रहे थे कि हमारी बात का भी वैल्यू होना चाहिए। राजा ने बात नहीं सुना, तो तीसरे स्टेट के लोगों ने गुस्सा कर क्या किया, उस सभा से, यानी कि सभा से निकल कर वो चले गए, ठीक है। सभा से निकल के क्या हो गए, वो चले गए, स्टेट जनरल सभा संस्था को छोड़ दिया, और वो बाहर निकल के एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस खेला जाता है ना, वो टेनिस कोर्ट जगह हो गया, ठीक है। टेनिस का फील्ड, टेनिस खेलने के लिए उस टेनिस कोर्ट में सभी लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर खुद की एक नई संस्था नेशनल असेंबली की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना, नेशनल असेंबली की स्थापना कर दी, ठीक है। खुद की एक नई संस्था नेशनल असेंबली की स्थापना कर दिए।
इसका नेतृत्व मीराबे और आबे सिए कर रहे थे। मीराबे और आबे सिए ने किया, ठीक है। मीराबे और आबे सिए इसकी क्या कर रहे थे, इसकी जो है नेतृत्व कर रहे थे। आगे आ जाइए, यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि आबे यानी आबे सिए जो है एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचारक पुस्तिका यानी पेम्पलेट लिखा, ठीक है, पेम्पलेट लिखी। यानी क्या किया, ये जो आबे सिए था इसने क्या किया, अपना पेम्पलेट छपवाया, बहुत ही प्रभावशाली पेम्पलेट चलाया ताकि जनता में, लोगों के बीच में ये बात बढ़े, ठीक है, जनता का लोग ये जागरूक हो। उसके बाद जब ये भड़काऊ भाषण हो रही थी या राजा के खिलाफ जो भी विद्रोह हो रहा था, तो राजा ने क्या किया, कुछ लोगों को उठाकर बास्तिल के दुर्ग यानी बास्तिल के जेल में उठाकर डाल दिया, ठीक है। बास्तिल के किले में क्या किया, राजा ने उठाकर डाल दिया। अभी बास्तिल के किले में डाला तो जनता को जब ये बात पता चली तो जनता ने गुस्सा आ गया, और जनता क्या की, ये जनता राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बास्तिल के किला पर धावा बोल दिया। क्या कर दिया, धावा बोल दिया। धावा बोलने से क्या हुआ कि बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया, तोड़ के जो कैदी थे उनको रिहा कर लिया गया, ठीक है, रिहा कर लिया गया। इससे 2 घटनाएं हुई। एक घटना तो एक तो राजा के खिलाफ विद्रोह का आगाज़ शुरू हो गया। दूसरा, राजा की जो शक्ति जो थी उसके सीधे सीधे लोगों ने चैलेंज कर दिया कि हम लोग अब स्वतंत्र रहेंगे, आपकी गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी, ठीक है। धार्मिक कर क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। और चर्च में स्वामित्व की वाली भूमि पर जब्त कर ली गई। अब देखिए, जो सरकार के पास कर्जा था 12 अरब लिब्रे, वो आसानी से पूरा कर लिए। कैसे, उसने क्या किया कि भाई साहब जो चर्च के लोग थे, वो चर्च के लोग ज़मीन बहुत कब्जा करके रखे हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि 40% ज़मीन तो उन्हीं लोगों के पास में था, 10% वाले लोगों के पास में, ठीक है। तो उन्होंने जब ये ज़मीन जितना भी कब्जे में था उसको छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद छुड़ा लिया तो कम से कम इनको, सरकार को 20 अरब लिब्रे की फ़ायदा हुई, ठीक है। आगे चलते हैं लोग। अब फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पे पूरा कर लिया। यानी नेशनल असेंबली जो था वो क्या किया भैया, नेशनल असेंबली जो नया टेनिस कोर्ट में जो बनी थी, उसने संविधान बनाने की अपनी बात रख दी। 1791 में उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। सम्राट की शक्तियों को सीमित, इनका मेन मुद्दा था कि सम्राट की शक्तियों को क्या करना है, सीमित करना है, ठीक है। और सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय में शक्तियों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में मतलब हस्तांतरित किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, बांटा जाएगा, जैसा कि मोंटेस्क्यू चाहता था, ठीक है। आगे जी, नीचे आइए, यहाँ पर आइए। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब उसमें क्या बना कानून में, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार दिया गया, यानी जो सक्रिय रूप से थे 25 वर्ष से उम्र ऊपर के थे, वो सिर्फ पुरुष को ही वोट देने का अधिकार था, यानी कि स्त्रियों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। यहाँ लिखा हुआ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बाबरियो द्वारा बनाया गया ये चित्र है। तो ले बाबरियो द्वारा चित्र बनाया गया था। कौन सा चित्र है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790। आगे जी, यहाँ लिखा कि क्रांतिकारी पत्रकार ज़िया पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पॉपले जनता की मित्र, गजब नाम है भाई, बताइए, फ्रांस की भाषा है लामी द पॉपले, इसका मतलब होता है जनता का मित्र। तो सिर्फ क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि लामी द पॉपले जो अखबार है किसकी अखबार है, किसकी अखबार है, तो ज़िया पॉल मरा। तो पॉपले पॉल का है, पॉपले किसका है भैया, पॉल का है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ आइए। अब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आइए, राजनीतिक प्रतीकों के मायने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आइए, टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या था, ये टूटी हुई जंजीर का जो फोटो दिख रहा है इसका मतलब क्या है। दास थे, जो गुलाम थे, उनको बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी इनकी आज़ादी का प्रतीक है। ये
छड़ों का बर्छीदार गट्ठा जो गट्ठर था ये क्या है? अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है जबकि पूरे गट्ठर को नहीं। एकता की में बल होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख ये क्या है? सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। ये क्या है भैया? ज्ञान का प्रतीक है। ये क्या है? राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। ये क्या भैया? राजदंड, तो ये शाही सत्ता का प्रतीक है। क्वेश्चन देगा राजदंड क्या है? फ्रांस में राजदंड क्या था? तो शाही शक्ति का प्रतीक था। ठीक है। अपनी पूछ मुंह में लिए सांप, मतलब कि पूछ जो है अपने ही पूछ को मुंह में ले लिया है सांप जो है, ये क्या है? तो सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, मतलब कि रिंग जो होता है ना उसका कोई और छोर नहीं होता है ना। यहाँ पर ये लाल फ्राइजियन टोपी, लाल जो होता है ना फ्राइजियन टोपी, यानी फ्रांस की जो लाल टोपी जो है ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। क्वेश्चन पूछेगा दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनने वाली टोपी निम्न में से कौन सी है? तो लाल फ्राइजियन टोपी। कौन सी? लाल फ्राइजियन टोपी। नीचे यहाँ लिखा है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या है? तो नीला सफ़ेद और लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है डैनो वाली स्त्री। डैनो वाली स्त्री मतलब डायना जिनका पंख जो है वो कानून की मानवीय रूप है। तक फ्रांस में कानून के मानवीय रूप का प्रतीक क्या है? तो डायना वाली स्त्री है, यानी जिनका पंख लगा हो परी की तरह। विधिपट मतलब कानून सबके लिए समान है और इसकी नज़र में सब बराबर है, विधिपट का मतलब। ठीक है। यहाँ लिखा है 1791 में संविधान नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब यहाँ फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब गणतंत्र की स्थापना कैसे कैसे हो रही, आइए आगे समझते हैं लोग। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए 91 में नेशनल असेंबली ने संविधान बना दिया। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को जो कि सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 92 में नेशनल असेंबली ने बिना जनता से पूछे पार्सिया और ऑस्ट्रिया का पर युद्ध जो इसके विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब इससे क्या हुआ? जनता फिर परेशान हो गई, भाई साहब अभी जस्ट तो हम लोग राजा के शासन से हटे लो और शासन जो है नेशनल असेंबली के हाथों में दिया गया और नेशनल असेंबली भी अपनी मनमानी करने लगा। ठीक है। एक कवि थे, कवि क्या नाम था? राजेट दी लाइव द्वारा रचित थे मार्सिले भी था। अब ये एक देशभक्ति कवि थे, कवि का नाम था राजेट दी लायल, है ना। सिर्फ राजेट भी याद कर सकते हैं। राजेट जो कवि थे उनकी रचना क्या थी? तो उनकी रचना थी मार्सिले। ठीक है। पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेविकाओं को पेरिस की ओर कूच करने का कहा गया, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले है ना। मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रीय गान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया जी। अब यहाँ देखेंगे तो 1791 में संविधान ने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर राजनीतिक नीतियों अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, जिनमें से जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो कि अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। ठीक है। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जैसे कि छोटे दुकानदार है, कारीगर है, जूता वगैरह बनाने वाले थे और पेस्ट्री बनाने वाले थे, घड़ी साज थे, छपाई करने वाले थे, यही सब लोग थे। इनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। या छोटे लोगों का जो कि छोटे छोटे कारीगर थे, इनके नेता कौन था? तो याद रखिएगा नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर था। ठीक है, आ गया जी।
अब ये जोकोबियन क्लब जो था, जोकोबियन को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। जोकोबियनों को क्या कहा जाता था? 100 कुलात। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोकोबियन को क्या कहा जाता था, है ना, यानी जोकोबियन का अन्य नाम से पुकारा जाता था, 100 कुलात के नाम से पुकारा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। ठीक है, बिना घुटने वाला। ठीक है, तो बिना घुटने वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? जोकोबियन कहा जाता है। ठीक है, 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, यानी कि जोकोबियन क्लब या 100 कुलात के लोग जो लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जोकोबियन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना की। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेसियस की महल पर हमला बोल दिया। ठीक है, यानी वो फिर अब जो असेंबली के खिलाफ में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। किसने? ये जोकोबियन क्लब ने नेशनल असेंबली की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया उसके विरुद्ध में। नवनिर्वाचित असेंबली जो था, नेशनल असेंबली, इसका को कन्वेंशन नाम दिया गया था। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। क्या कर दिया भैया? राजतंत्र का अंत कर दिया। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। यानी कि प्लेस डी ला में इसको किसको फांसी दे दिया गया? लुई 16वां था, उसको 21 जनवरी 1793 को। देशद्रोह का मतलब लिखा है या देश या सरकार के विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। अब आतंक का राज जो है, अब आतंक का राज क्या है? 1793 से लेकर 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि गुलेटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाला एक मशीन था। गुलेटिन, ठीक है, गुलेटिन से क्या किया जाता था ना, मतलब कि लोगों किसी को सज़ा देनी रहती थी, मौत की सज़ा, तो उसको गुलेटिन मशीन से उसकी गर्दन को काट दिया जाता था। मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गुलेटिन के नाम पर पड़ा था। तो गुलेटिन क्या था? किसी को भी मौत की सज़ा देनी हो या किसी का सर काटना हो, उस तरह का एक मशीन था। ठीक है, जो 2 खंभों के बीच लटका रहता था। इस मशीन का आविष्कार जो है डॉक्टर गुलेटिन ने किया, इसीलिए इसका नाम गुलेटिन पड़ा। यहाँ फ्रांस का एक वर्ड लिखा है मानस्यूर, यानी महाशय होता है। मदाम यानी महोदय होता है। ठीक है, मदाम मतलब महोदय, मानस्यूर मतलब महाशय, सीतोयेन मतलब नागरिक, सीतोयीन मतलब नागरिका। तो सीतोयेन ये सब वर्ड जो दिया ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको भैया? तो रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने इसको दोषी ठहराया और इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आ गया जी। जहाँ पाएंगे तो लिखा हुआ है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासन फ्रांस के बारे में देखते हैं लोग। नीचे आएंगे, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं ने भी क्रांति किया कि नहीं किया? तो महिलाओं ने भी अपनी क्रांति की। तो फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने 60 क्लब अस्तित्व में आए। इनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे जो मशहूर क्लब था, सबसे फेमस था। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो संविधान लागू हुआ था, जस्ट अभी आप लोगों को बताया क्या कि उसमें क्या गया था कि जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह से उनको निष्क्रिय नागरिक लागू किया गया था। इसलिए महिलाओं ने अपना खुद का क्लब बनाना शुरू किया, अपना खुद की संस्था बनाना शुरू कर दिया, जिसमें इस संस्था का नाम ये याद रखिएगा, जो कि नाम महिलाओं द्वारा बनाया गया। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया। तो 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने क्या किया भैया? मताधिकार हासिल कर लिया। यानी कि 1946 में क्या हुआ कि फ्रांस की जो जनता है उनको, पूरी जनता को, चाहे महिला हो पुरुष हो, वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप सभी को पूछा हुआ था, स्टेट के एग्जामों में भी पूछा हुआ था। ठीक है,
मताधिकार और समान वेतन में महिलाओं को आंदोलन की अगली सदी में भी अपने देश में चलता रहा। मताधिकार 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी तक प्रारंभ हुआ। बस वही चीज़ लिखा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब शुरू हुआ, तो 1946 में शुरू हुआ। ठीक है, आ गया जी। अब दास प्रथा का उन्मूलन देखेंगे कि दास प्रथा का अंत कैसे होता है। दास प्रथा के देखेंगे तो यह फ्रांसीसी सौदागर बेद्रो या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, है ना, वहाँ से दास को लेके आते थे। दास मुक्ति यहाँ पर देखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी। 1794 में इस चित्र को दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य का अधिकार। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा क्या भैया, तो मनुष्य का अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। मतलब ये फोटो को बता रही है कि फोटो पे क्या क्या चीज़ें बताया गया। ठीक है, 1794 में कन्वेंशन ने अफ्रीकी उपनिवेश के सभी दासों के मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यानी कि दासों के मुक्ति कानून कब पारित हुआ, 1794 में। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। यानी 10 साल बाद नेपोलियन ने क्या किया, दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा 1848 में ख़त्म हो गया। यानी कि 1794 में दास प्रथा को अंत करने की कोशिश किया गया, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा शुरू कर दिया। 1848 में फाइनली दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया फ्रांस से। ठीक है, निग्रो क्या थे, तो निग्रो मतलब होता है कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में रहने वाले स्थानीय लोग। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निग्रो जो है निम्न के मतलब कहाँ के स्थानीय लोग हैं, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है, तो निग्रो कहा जाता है। ठीक है, ये एक अपमानजनक शब्द है ना, जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे जी, अब है क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। तो लोग क्रांति वगैरह करते थे, लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उसमें कोई खास चीज़ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ ये सारांश में देखिए, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, और ये आते ही क्या किया कि जो कि दास प्रथा थी उसको शुरू कर दिया। ठीक है, नेपोलियन ने खुद को यूरोप के एक आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। यानी नेपोलियन जो है खुद को क्या मानता था, यूरोप का अग्रदूत मानता था, आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ठीक है, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। यानी दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली किसने चलाया था, नेपोलियन ने चलाया। ठीक है, शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को मुक्तिदाता लगता था। नेपोलियन क्या लगता था भैया, मुक्तिदाता लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग जानने लगे। 1815 ईस्वी में वाटरलू में इसकी क्या हो गई, हार हो गई। यहाँ लिखा हुआ है कि आल्प्स जो है ना, आल्प्स पर्वत जो है, उस आल्प्स पर्वत को पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है। क्वेश्चन पूछेगा, आल्प्स पर्वत को पार करता हुआ नेपोलियन का चित्र निम्न में से किसे द्वारा बनाया गया, डेविड द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है जी, यहाँ टीपू सुल्तान और राम मोहन राय के बारे में दिया है, राजा राम मोहन राय के बारे में दे रहा है कि ये लोग फ्रांस की जो स्वतंत्रता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इतना तक कि टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र मैसूर में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, जैकोबियन क्लब का हिस्सा भी बना। ठीक है, आ गया जी। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हम अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है इसको देखते हैं लोग, इसको कंप्लीट करते हैं लोग कि क्या क्या इससे एमसीक्यू बन सकता है। तो शुरू करते हैं लोग एमसीक्यू को। ये है पहला नंबर क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू का। तो क्वेश्चन एक पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सारे क्वेश्चन को लगा कर देखेंगे लोग कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें जानने के लिए मिला। पहला क्वेश्चन है, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यह फ्रांस के किले का एक जेल थी, बिल्कुल जेल था, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को बताया क्या था ये कि एक जेल था। ठीक है, आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, बिल्कुल घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। ठीक है,
14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई, जो कि बास्तिल का दुर्ग उस समय तोड़ा गया था। क्रांति 1789 यानी कि 89 की जो क्रांति है उसे के साथ फ्रांस कितना विदेशी ऋण था। 1789 के समय होना चाहिए, है ना। फ्रांस का कितना विदेशी ऋण था, मतलब कि जब क्रांति हो रहा था 1789 की, उस समय फ्रांस के सर पर कितने कर्ज लदा हुआ था, तो 12 अरब लिबरे कर्ज लदा हुआ था। 10 अरब लिबरे तो अमेरिका को स्वतंत्र करने के चक्कर में, और 2 अरब पहले से कर्ज था, ठीक है। लुई सोलहवां किस राजवंश का था, तो अभी जस्ट पढ़े, लुई सोलहवां जो है बुर्बो राजवंश का था, और 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय सभा बुलाने का मेन उद्देश्य था कर को एक्स्ट्रा बढ़ाना, 10% और बढ़ा देना, ठीक है। जस्ट अभी पढ़े दो। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था, तो लुई सोलहवां का शासन था, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। राजा ने झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुए, तो राजा ने झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुए, तो किस स्थान पर एकत्रित हुए मतलब क्या है, क्या कर रहा है कि कह रहा है क्या कि जब तीसरे स्टेट के लोग गुस्सा आ गए तो वो लोग कहाँ जाके इकट्ठा होके अपनी नया असेंबली बनाया, नेशनल असेंबली, तो वो टेनिस कोर्ट में जाकर बनाए थे, ठीक है। लुई सोलहवां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ, तो लुई सोलहवां फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट से क्या अभिप्राय है। स्टेट मतलब कि उनकी हैसियत के हिसाब से बांटा गया था, तो फ्रांस की समाजों का क्या किया गया था, उनकी हैसियत के हिसाब से उनका विभाजन किया गया था। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की है, मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है किसने किया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महासभा ने मानव एवं नागरिक अधिकारों का महाघोषणा किया। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे, तो कौन सा नहीं थे भैया, तो उस समय सम्राट नहीं था, ये पादरी कुलीन और ये सब लोग थे। सम्राट किसी वर्ग में नहीं आता था, वर्ग से ऊपर था, ठीक है। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 होना चाहिए, 14 जुलाई, और यहाँ 15 जुलाई दिया, इसको सुधारिएगा, 14 जुलाई कर लीजिएगा, 14 जुलाई 1789, इसीलिए 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रांस की, ठीक है। आगे आ जाइए। द्वितीय स्टेट में कौन लोग थे, दूसरे स्टेट में जो थे वो कुलीन लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे दूसरे स्टेट में। अगला क्वेश्चन लेकर कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे, तो अधिकांश लोग संघर्ष इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे लोग क्या थे, पावरोटी के लिए, ना पावरोटी की महंगी होने के लिए, यानी कि रोटी का दाम भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था, लोगों को खाने के लिए नहीं था, इसके लिए वो लोग विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था, तो राजा का निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, निरंकुश शक्ति का क्या था, प्रतीक था। तीसरे स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तो इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तो तीसरे स्टेट में कुलीन नहीं शामिल था, किसान, बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, ये सारे लोग शामिल थे। अगला लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है, तो किस ऐतिहासिक घटना को माना जाता है, तो याद रखिएगा बास्तिल का पतन माना जाता है, इसी ऐतिहासिक घटना को फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जाना जाता है। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे, तो कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे, तो स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना ये नहीं करवाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया था, राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया, तो 1791 में संविधान तैयार हुआ फ्रांस की। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था, तो पादरी जो था वो प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। फ्रांस ने किस स्टेट को करों से छूट प्राप्त की थी, तो फ्रांस के दूसरे और तीसरे स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथों में था, तो वो था पेरिस कम्यून के हाथों में था, ठीक है। फ्रांसीसी समाज के कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों के पास थी, तो मात्र 60% जो था ना वो ज़मीन जो था वो 90% जनसंख्या वाले लोगों के पास में था, यानी कि जो किसान थे वो कितने परसेंट थे, 90% किसान थे। अगला लिखा हुआ है, 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे, तो प्रत्यक्ष कर कौन सा वसूले जाते थे, तो वो था किसानों से अगर प्रत्यक्ष कर था तो वो तो टाइल था, और धार्मिक कर टीथे था, टाइड था, सॉरी वही तीथे।
सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें ने क्या दंड निश्चित किया गया था? तो मृत्यु दंड इनको दिया गया। और क्या दिया गया? इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने के लिए छूट था? तो पादरी को छूट था, टैक्स वो नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, चाहे कुलीन हो उनको भी नहीं देना पड़ता था। 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? तो राजकोष खाली होने का कारण था कि क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चलते रहे थे, इसलिए राजकोष खाली हो गया था। दूसरा, सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। ये दो कारण थे। लुई 16वें को मृत्यु कब दी गई थी? लुई 16वें को मृत्यु दी गई थी 1793 में। याद रखिए कब दिया गया? 1793 में। और इसका जो डेट है, आप लोगों को डेट कमेंट करके बताना था कि कब दिया गया। डेट आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी जस्ट जो है मैं बुक जो पढ़ा रहा था उसमें बताया आप लोग को कि किस डेट को इनको फांसी दिया गया। तो डेट के साथ इनका जो है आप लोग को बताना कि लुई 16वें को फांसी कब दिया गया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला लिखा है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, यानी डायरेक्ट जो टैक्स लिया जाता था वो था, ये था टाइल या टीले, या इसी को टहले भी बोला जाता था। ठीक है। राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत कर दिया? तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने कौन सी प्रथा अंत कर दिया? तो दास प्रथा का अंत कर दिया पूरी तरह से। 1848 में इसका अंत हुआ। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक साथ आधिकारिक सरकार का प्रस्ताव रखा? तो किसने कहा था ये जॉन लॉक ने कहा। रॉबस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ा दिया गया? तो इनको चढ़ा दिया गिलोटीन पर जुलाई 1794 में चढ़ा दिया गया। रॉबस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ा दिया गया? तो भाई जुलाई 1794 को। और इनमें से कौन चर्च द्वारा लगाए जाने वाला धार्मिक कर है? तो चर्च द्वारा यानी कि धार्मिक कर तीथे हो जाएगा। तीथे में जो है टाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टाइड हो जाएगा। ठीक है। जीर्णोद्धार दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो याद रखिएगा कागज की नई मुद्रा चलाया गया। इनमें से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसने 3 स्टेट अपने अपने भेजने थे? तो राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग जाते थे, वो था कौन सा था भैया? तो स्टेट जनरल था। नेशनल असेंबली तो वो लोग अपने खुद बनाए थे। तीसरे स्टेट वाले लोग कहाँ में जाके? टेनिस कोर्ट में जाकर अपना खुद असेंबली बना लिए। ठीक है। 1789 में जब फ्रांस ने क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या उस समय था 2.8 करोड़ था। जस्ट किताबों में पढ़ा कि 1714 के आसपास में 2.3 करोड़ था। 1789 में 89 में 2.8 करोड़ हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रॉबस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया? तो वही जुलाई 1794 में। लिब्रे क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा थी, अब तो यूरो है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषण फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं था? तो नहीं था, यही नहीं था कि पुरुष स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यही नहीं था। बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी, नहीं, बोलने की आज़ादी जो है दी गई थी, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें किया गया था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह ने उदय का आधार बना? तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता कौन से सैनिक के कारण हुआ? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना किसने किया था? इसी रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार थे जॉन लॉक थे। ठीक है। कौन था? जॉन लॉक था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक जो थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे भैया? मॉन्टेस्क्यू थे। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो वो तो सीधे अगर डायरेक्ट देना तो वो तो टाइल कहलाता था। क्या कहलाता था भैया? टाइल कहलाता था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार मिला वो मिला 1946 में मिला। ठीक है। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? तो नेशनल असेंबली जो आहूत की गई थी वो फ्रांस में के लिए संविधान बनाने हेतु फ्रांस के सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया था 1789 में किया गया। लोगों ने गुस्सा कर जो टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट यानी नेशनल असेंबली के गठन कर दिया। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया।
तो क्रांतिकारी ने फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया, वो थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। अगला लिखा हुआ है, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था? तो ये कब किया था भैया? तो ये किया था 1789 में। ऑप्शन यहाँ ए जो है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए आ गया है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1784 में कि 1789 में, 81 तो 1789 होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। टाइड का अर्थ होता है, टाइड का क्या अर्थ होता है? तो टाइड का जो था वो क्या था? धार्मिक कर था, एक तरह से क्या था? टाइड जो था वो की धार्मिक कर था, ठीक है। क्या था भैया? धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर सी कहिएगा इसको। टाइड क्या है? एक धार्मिक कर था। चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? पादरी कहा जाता था। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था कौन? लुई 16वां। कौन हुआ? लुई 16वां। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य के मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में फ्रांस में संविधान लागू हो गया था, ठीक है। नहीं, 1791 में एक्चुअली हुआ था। 89 में तो बास्तिल वाला घटना हुई थी, 91 में जो है संविधान लागू हुआ, ठीक है। जस्ट अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी को लगाते हैं। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो ये जोकोबिन क्लब था, जो व्यापारियों का क्लब था। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है पेरिस में शुरू हुआ था। कहाँ से भैया? पेरिस में। फ्रांस का गणराज्य कब बना? तो फ्रांस जो है गणराज्य बना था 1792 में बना गणराज्य। किस आरोप में लुई 16वां की मौत की सज़ा सुनाई गई? तो लुई 16वां की मौत की सज़ा सुनाई गई थी राजद्रोह में, ठीक है। राजद्रोह के आरोप में इसको मौत की सज़ा सुनाई गई लुई 16वें को। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो ये फ्रांस का सम्राट बना 1804 में बना, ठीक है। और ये आते ही जो था दास प्रथा फिर से शुरू कर दिया। कौन लोग जोकोबियन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो छोटे दुकानदार तो थे ही, पादरी वर्ग के लोग, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, तो ये पादरी वर्ग नहीं थे, ठीक है। छोटे ये सब थे, ठीक है। पादरी वर्ग के लोग नहीं थे जोकोबियन क्लब के सदस्य। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? तो वो किया था रॉबस्पियर ने, ठीक है। वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी? तो 1815 में लड़ी गई थी, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। उन देश का नाम दीजिए जिसके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो परसा और राष्ट्रीय के विरुद्ध में ही तो युद्ध की घोषणा की बात की थी, है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अच्छा खासा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन रहे होंगे। ओलम्पस दे गूज कौन थे? ओलम्पस दे गूज जो थे वो एक क्रांतिकारी महिला थी, है ना। यही तो महिला संस्था बनाई थी, ओलम्पस दे गूज। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे आएगा तो रूसो का नाम हो जाएगा। किसने लिखा भैया? तो रूसो ने लिखा। जोकोबिन का नेता कौन था? तो जोकोबिन के नेता अगर देखा जाएगा कौन था तो याद रखिएगा रॉबस्पियर था जोकोबिन का नेता। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो चुका था? तो यानी दास प्रथा अंत हो चुका था, ये फाइनली अंत हुआ 1848 में अंत हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखा था, मतलब तीसरा स्टेट क्या है इस नाम से एक पैम्पलेट छपवाया था। किसने छपवाया था? तो ओबीसीए ने। अभी जस्ट आप लोग पढ़े कि ओबीसीए ने ये पैम्पलेट छपवाया था कि तीसरे स्टेट क्या है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति जो है लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके उसके एक गणतंत्र घोषणा किया था? तो किसने किया था भैया? तो याद रखिएगा ना, जो गणतंत्र घोषणा किया था वो थी कन्वेंशन, ठीक है ना। फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषणा किया था, वो तो किया था नेशनल असेंबली ने किया था। नेशनल असेंबली बी नंबर कर लीजिएगा, नेशनल असेंबली ने किया था, ठीक है। मेनर क्या है? तब मेनर क्या भैया? तो मेनर जो है ये एक स्टेट है, ठीक है। मेनर क्या है? स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है। अब आ गया दूसरा चैप्टर, यानी कि लगभग जो है 70 क्वेश्चन थे, यानी लगभग नहीं पूरी 70 क्वेश्चन ही थे, 70 क्वेश्चन। पहले चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक था। क्वेश्चन इसी में से एक क्वेश्चन जो है बनने की संभावना बन सकती है, क्योंकि मैं हर पॉइंट को टच करने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद भी अगर
1% भी कोई चीज़ अगर छूट गई होगी उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आप लोगों को जो है मैं जो है ना, या जैसे ही ये ख़त्म हो रहा है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का जो सीरीज़ ख़त्म हो रहा है 8, 9, 10th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, उसके बाद इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को मैं आप सभी के लिए है ना लेके आऊँगा वन लाइनर करके। उसमें क्या है कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को मैं तैयार करा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर में जितना कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे एमसीक्यू के अलावा, जैसे एमसीक्यू 70 दिया है, एमसीक्यू के अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, उन सभी चीज़ों को नोट डाउन किया जा रहा है ताकि कुछ भी मिस ना हो। चैप्टर को कंप्लीट तरीके से याद कर जाइए, है ना, वो चीज़ें मिसिंग ना हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास एमसीक्यू और प्लस उसके बाद से जो वन लाइनर लेके आऊँगा लास्ट समय में, इसलिए लास्ट में लाऊंगा ताकि याद रहे, आप लोग को भूले नहीं। तो ये 3 चीज़ें अगर जो भी लोग पूरा कर लेते हैं, चाहे वो उनका जीएस हो, चाहे उनका मेन में हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, या जीएस में हो, उम्मीद यही रहेगा कि क्वेश्चन ना के बराबर छूटे। जैसे 8 में 6-7 कन्फर्म आपका बन जाए, ठीक है। 40 नंबर जिनका होगा 40 में उनका 35+ क्वेश्चन टच हो जाए यहीं से। यही मेरी जो प्लानिंग है आप लोग के समक्ष जो है यही चीज़ें। और मेन चीज़ें क्या है कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि टास्क दीजिए, होमवर्क दीजिए कि क्या करे लो। तो आज से ही होमवर्क शुरू होगा, ठीक है। उसमें मैथ का और साइंस का मैं और करंट अफेयर का, ये 3 चीज़ों का मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और इन सभी का होमवर्क दूँ। धीरे धीरे हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। जब हिस्ट्री ज्योग्राफी का जब जो वन लाइनर लाने वाला रहूँगा ना, तो उसमें पहले ही बता दूंगा कि पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, इसका जो है कल हम लोग वन लाइनर करेंगे, लोग इस तरह से बता दूंगा, ठीक है। जब वो आएगा तब बताऊँगा। अभी फ़िलहाल में साइंस, करंट अफेयर और मैथ मोस्टली जो है ध्यान दिया जाए, मैथ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और ये 3 चीज़ों पर इसका होमवर्क भी किया जाएगा। मतलब आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है कि सर होमवर्क दीजिए। ठीक है, तो होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप लोग इसमें कंटिन्यू लगे रहे। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।